ये जो युवा में आ रही है, ये इसके दो वजह है। एक तो जेनेटिक कंपोनेंट है जो मैंने बताया, जो आपको पता नहीं होता है, और आपको जेनेटिकली अगर आप प्रोन हैं टुवर्ड्स हार्ट डिजीज़ तो जिम में आप एक्सरसाइज एक्सट्रीम्स में करते हैं। तो जब आदमी एक्सट्रीम्स की एक्सरसाइज करता है तो उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा और आपको अंडरलाइंग कुछ डिजीज़ थी जो आपको नहीं मालूम थी, तो उस समय इमीडिएटली हार्ट को खून की कमी होने लगती है। 40 साल के बाद एक बार चेकअप करा लीजिए, एक अंदाज़ा पड़ जाएगा कि क्या स्टेटस है। लेकिन अब वो चेकअप अगर आप नॉर्मल हैं उस चेकअप में, तो हर साल कराने की ज़रूरत नहीं है। मे बी वंस इन 5 years आप एक बार फिर से कराइए। नमस्कार, इस समय हम हैं गोरखपुर में, गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में, और डॉक्टर पीके सर हैं हमारे साथ। मेदांता के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, आज गोरखपुर आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या उद्देश्य है इनका आने का, और वर्तमान में जो कार्डियो के नए जो है बीमारियाँ या नए डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशन हैं, उनको कैसे डील करें, उसके बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, गोरखपुर आने का क्या उद्देश्य है इस बारे में? यहाँ पर एक वो मारवाड़ी समाज का कोई फंक्शन था, उसमें हमें उद्घाटन के लिए अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो हमने इसी मौके पे हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंप भी किया है, ताकि गोरखपुर की जनता के कुछ मरीजों को भी देखा जाए और उनको निःशुल्क कुछ इलाज किया जाए। सर, वर्तमान समय में कहा जाता है कि चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो प्रौढ़ लोग हों, खान पान का डिसबैलेंस की वजह से तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। कार्डियो के बारे में इसमें क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है नई जीवन शैली से? जी, ये आपने सही बात बताई है। एक्चुअली शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो एक तत्व है वो काफ़ी वेरी करता है और जेनेटिकली बहुत डिफरेंट होता है। और ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल में एक LDL एक कंपोनेंट है, वो ज़्यादा होने से हार्ट की बीमारी ज़्यादा आती है। तो ये तो एक जेनेटिक कंपोनेंट हुआ। सेकंड, यही कोलेस्ट्रॉल खाने के माध्यम से भी आता है। खाने के माध्यम में अगर आप तली चीज़ें खाएंगे या सैचुरेटेड फैट खाएंगे तो उससे ये LDL ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए दिनचर्या में ये रखना चाहिए कि एक तो तली चीज़ों का अवॉइड करना है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट भी कम रखना है डाइट में। कार्बोहाइड्रेट है जैसे आलू, चावल, चीनी, ये चीज़ें जब खाने के बाद वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती हैं, वो भी हार्ट की डिज़ीज़ लाती हैं। सो LDL हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए डाइट में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा रख सकते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट कम, फैट कम, और फैट में स्पेसिफिकली फ्राइड फैट बिल्कुल नहीं होना। जो भी आइटम तल के बनता है वो नहीं होना चाहिए, और बाकी आप रेगुलर फिर खा सकते हैं। सर, कोविड के बाद से कहा जाता है कि दिल की बीमारियों की तमाम समस्याएं बढ़ रही हैं। कई लोग इसे जिम में देखा जाए कि अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं। कई युवा लोग जो दिख रहे हैं एकदम हष्ट पुष्ट है, तो एकदम फिट दिख रहे हैं, उनके साथ ये समस्या आ रही है। क्या वजह लगती है आपको? ये जो युवा में आ रही है, ये इसके दो वजह है। एक तो जेनेटिक कंपोनेंट है जो मैंने बताया, जो आपको पता नहीं होता है, और आपको जेनेटिकली अगर आप प्रोन हैं टुवर्ड्स हार्ट डिजीज़ तो जिम में आप एक्सरसाइज एक्सट्रीम्स में करते हैं। तो जब आदमी एक्सट्रीम्स की एक्सरसाइज करता है तो उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा और आपको अंडरलाइंग कुछ डिजीज़ थी जो आपको नहीं मालूम थी, तो उस समय इमीडिएटली हार्ट को खून की कमी होने लगती है, क्योंकि इससे आर्टरी में ब्लॉकेज थी, नैरोइंग है कुछ, और आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया अपना उसी समय, तो खून की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उतना खून जा नहीं पाता है और इमीडिएटली हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए एक्सरसाइज के लिए ये हम समझते हैं ये बेहतर रहेगा आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, लेकिन एक स्मूथ टाइप की एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग। उसमें आदमी अपनी बॉडी ट्यून हो जाती है। बनस्पत की जैसे जिम में कभी कभी आपने एकदम वेट लिफ्टिंग करी या बहुत तगड़ा कोई आसन बनाया, कोई पोस्चर बनाया, इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो और यही चीज़ कभी कभी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी होती है, जैसे कि बैडमिंटन या टेनिस। इसमें आदमी एकदम भाग के एक सेकंड में
फुटबॉल, वो तो फुटबॉल तो खैर यंग लोगों का गेम है, बट अदरवाइज़ बैडमिंटन, टेनिस ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी 50 साल का भी खेलता है। तो उसमें कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में आप उसमें भी एक अचानक एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सट्रीम मोमेंट पे अचानक बीपी बढ़ा और आपको अगर अंडरलाइंग डिजीज़ थी जो एसिम्प्टोमेटिक थी, कई लोगों को बीमारी रहती है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी कि उसके लक्षण नहीं प्रत्यक्ष हैं, तो वो उस समय उसी तरह अचानक आप एकदम सामान्य हैं, आपको लक्षण है नहीं तो आपको लगता है कि आप सामान्य हैं, लेकिन अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ कभी कभी एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सरसाइज में प्रेसिपिटेट हो जाती है। सर, इंडिया में देखा जाए तो अभी भी हेल्थ चेकअप को लेकर उतनी अवेयरनेस है, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो लक्षण विहीन बीमारियां हैं, तो तमाम लोग अभी भी, जैसे विदेशों में तो है कि हर साल रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, इंडिया में अभी वो चीज़ है नहीं, रेगुलर लोगों के नहीं, कुछ लोग ही गिने चुने जो कराते हैं। लेकिन फिर भी सर क्या सुझाव देंगे कि कम से कम ये चेकअप तो कराएं? एक चीज़ बताऊँगा कि 40 साल के बाद एक बार चेकअप करा लीजिए, एक अंदाज़ा पड़ जाएगा कि क्या स्टेटस है। लेकिन अब वो चेकअप अगर आप नॉर्मल हैं उस चेकअप में, तो हर साल कराने की ज़रूरत नहीं है। मे बी वंस इन 5 years आप एक बार फिर से कराइए अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं। और अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, मगर स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, मगर स्मोकिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, ओबेज़ हैं, तो ऐसे लोगों को चेकअप ज़्यादा फ्रीक्वेंट कराना पड़ता है। मतलब साल में एक बार तो करा लेना चाहिए। हाँ, यस। जैसे जो है हम जो अचानक होने वाली बीमारी, जो अचानक कोई बीमारी हमको आके जकड़ ले, अचानक से, खैर बीमारी तो अचानक से नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है, लेकिन आपको लक्षण है नहीं तो आपको पता नहीं चलता है। हाँ। इसलिए हम अगर टेस्ट कराते तो टेस्ट कराएंगे तो थोड़ा सा अंदाज़ रहेगा और आप थोड़े और प्रोएक्टिवली चौकन्ने रहेंगे कि भाई मेरे को कुछ रिस्क फैक्टर हैं, मुझे ज़्यादा केयर करनी है, तो उस तरह से आप चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर होती है कोई प्रॉब्लम तो उसको उसी समय टाइमली इलाज कराना, ये भी बहुत बड़ी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। अगर आप टाइमली इलाज नहीं कराते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसके लक्षण जिसको होते भी हैं वो इतने हल्के होते हैं। मैं आपको मजनून के तौर पे लक्षण बताता हूँ, जैसे पैदल चलने में थोड़ा सा यहाँ भारीपन आता है, ठीक हो जाता है, बोलता है मैं ज़रा सा रुकता हूँ, ठीक हो जाता है, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी गंभीर टाइम बॉम्ब की लक्षण है। इसका मतलब अंदर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है आर्टरी के अंदर, और आपको सही समय पर उसकी जांच करा लेनी चाहिए। अगर ब्लॉकेज है उसको सही करा लेना चाहिए, वरना यही ब्लॉकेज बढ़ के अचानक हार्ट अटैक करती है। क्या जांच होती है सर? जैसे कई दर्शक हैं जो ग्रामीण परिवेश से हमारे जुड़े हुए रहते हैं, वो समझ नहीं पाते, तो कितनी महंगी जांचें होती हैं या सामान्य? महंगे का नहीं है इसमें जांच। अगर नस में ब्लॉकेज का सस्पेशन आ रहा है तो एंजियोग्राफी की जांच होती है, और उससे डरना नहीं चाहिए, उसको करा लेना चाहिए। और ये आजकल इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉमन और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं कि पेरिफेरल जगहों पे भी एंजियोग्राफी हो जाती है, पहले नहीं होती थी, आज जैसे गोरखपुर में भी हो जाती है। कोई कॉम्प्लेक्स केस है, प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग लखनऊ में हैंडल कर सकते हैं, मगर एंजियोग्राफी हो और उसको अगर उसमें ब्लॉकेज है उस पर स्टेंट डल जाए, वो बहुत सही रहता है। और आजकल तो इतना भी हो गया है, लोगों के वाल्व ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जैसे उम्र बढ़ती है एक बीमारी है जिसमें वाल्व में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से आदमी चल नहीं पाता, सांस फूलती है, और उसको लगता है कि ये तो मेरे उम्र का तकाजा है। लेकिन उसकी जांच करें तो इको में पता लगता है कि वाल्व रुका हुआ है, और उस वाल्व को भी आज की तारीख में हम विदाउट सर्जरी तार से नया वाल्व डाल के सही कर देते हैं। तो ये चीज़ें सही अवेयरनेस हो और आदमी टाइमली एक्शन ले, इग्नोर ना करे अपने सिम्टम्स को, तो सही काम होगा। सर, एक आखिरी सवाल, तकनीकी हमेशा जो है स्वास्थ्य विभाग और तकनीक जो है एक दूसरे के पूरक रहे हैं, तकनीकी बढ़ने से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी तमाम बदलाव हुए हैं, क्या कुछ नया हो रहा है इन दिनों, जैसे आयुष क्षेत्र अब में? नया इसमें अब यही है, एक तो आज की तारीख में हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं, ज़्यादातर बीमारियों का इलाज तार के माध्यम से हो जा रहा है। आज सीना खोल के ऑपरेशन कराने की ज़रूरत बहुत कम
बढ़ रही है। रोबोटिक तरीके से। रोबोटिक क्या मतलब, इसको कहते हैं ट्रांस कैथेटर। हम हाथ की नस के थ्रू या पैर की नस के थ्रू कैथेटर डाल के जांच भी करते हैं, और उसी जांच में नसों की ब्लॉकेज खुल सकती है। उसी माध्यम से जैसे मैंने कहा वैल्व लग जाते हैं, उसी माध्यम से लीकिंग वैल्व को भी बंद कर सकते हैं, मतलब उसको लीकेज को भी कम कर सकते हैं, जिसको एक प्रोसीजर कहते हैं माइट्रा क्लिप, तो वो भी कर सकते हैं। और हृदय में सुराख है, उसको भी तार के माध्यम से बंद कर सकते हैं, ऑपरेशन सीना खोल के करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एडवांसमेंट्स जो नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी के हैं, ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सर आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि एक एक समय कीमती है। तमाम लोग ऐसे मैं देख रहा हूँ बाहर खड़े हैं। सर इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।